शेयर्ड है स्क्रीन। चलो ओके ओके। अच्छा तो हमने कल जो एमसीक्यूज किए थे शायद यहाँ तक किए थे। बट ये भी किया था सर्विकल स्टार वाला। यहाँ तक किए थे। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इनता ही है मैं पेपर के हवाले से द मोस्ट ये है ना डिफरेंट कुछ एनिमल्स है उनमें ना कॉमन काज ऑफ डेस्टो क्या आपको पता होना चाहिए। जैसे काऊ का भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बट यहाँ पे भी आपने ये वैसे सारे इश्यू जो है ना काजेज होते हैं काफी काजेज होते हैं। बट अगर कॉमनेस्ट पूछे तो हमने वो जरूर याद रखना है वो पेपर के हवाले से आ सकता है। जैसे कॉमन काज ऑफ डेस्टोकिया इन बफेलो अगर बफेलो में पूछेगा कॉमन काज कौन सा होता है यूट्राइन इनर्शिया होता है टोर्शन होता है फीटो फीटल माल पोस्टर होता है नन ऑफ दीज होता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो यूट्राइन टोर्शन आपने याद रखना है ये बफेलो में कॉमनेस्ट काज होता है फॉर डायस्टोगिया। सही हो गया ये आपने याद रखना है मतलब यूट्रस वगैरह क्या हो जाता है हेवी हो जाता है या ग्रेविड हो जाता है जिससे सडन मूवमेंट हो जाती है या स्लिपिंग हो जाती है टोर्शन की। तो ये कॉमनेस्ट काज होता है बफेलो में ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये यूट्राइन इनर्शिया फिर किससे कहते हैं ये शायद आपको कंफ्यूजन हो तो ये कहा जाता है वीकनिंग ऑफ यूट्रस को जब यूट्रस वीक हो जाता है पुश नहीं कर पाता जो है ना फीटस को आउट ऑफ जो है ना तो इसको यूट्राइन इनर्शिया कहा जाता है। दूसरा ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉमन काज ऑफ डायस्टोकिया इन केमिल एंड मेयर में दोनों में सेम होता है कॉमन काज डायस्टोकिया का ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सा होता है फीटो पोस्टूरल एबनॉर्मेलिटी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला भी जो आपने एमसीक्यूज जहन में बिठाना है ठीक है। फीटो पोस्टूरल एबनॉर्मेलिटीज जो है ये केमिल और मेयर में दोनों में डायस्टोकिया कॉमन जो है ना काज करवाते हैं। ये आपने याद रखना ये पोस्टो जब हमने प्रेजेंटेशन पोजीशन एंड पोस्टर आपको बताया था वहां पे हेड नेक इनकी फ्लेक्शन बढ़ाई थी ठीक है। तो इनमें फ्लेक्शन हो जाती है या डेविएशन हो जाती है हेड की। तो इसको कहा जाता है वेरी गुड ठीक है। एबनॉर्मल पोस्टर हो जाता है जिसको फीटल पोस्टूरल एबनॉर्मलिटी कहा जाता है और ये कॉमन काज ऑफ डेस्टो क्या होता है किसमें केमिल में और मेयर में। ये इंडिविजुअली भी पूछ सकता है कि मेयर में कॉमन काज ऑफ डेस्टो क्या कौन सा होता है या केमिल में भी पूछ सकता है बस दोनों का आपने याद रखना है ये फीटो पोस्टूरल एबनॉर्मेलिटी जिसको कहा जाता है ये इनमें कॉमन होता है। बफेलो में यूट्राइन टोर्शन होता है और काऊ में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और वो काम आपको दिखाया भी था 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। फीटो पेल्विक डिस्पोर्पोर्शन होता है ठीक है यहाँ फीटल ओवर साइज हो जाता है। वो काऊ में कॉमन काज होता है डेस्टोकिया। ये हाल है एमसीक्यूज आपने ये तीन एनिमल्स के याद रखने कॉमनेस्ट काज जो पेपर में आ जाते हैं। अच्छा उसके बाद 742 पे क्वेश्चन क्या है कि रोटेशन ऑफ फीटस ऑन इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस इनटू एंटीरियर और पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन इसका क्या कहा जाता है इसको वर्शन कहा जाता है रोटेशन कहा जाता है रिपल्शन कहा जाता है या जो है ना एडजस्टमेंट कहा जाता है एक्सट्रीमिटीज को। वेरी गुड है ऑप्शन होगा वर्षन किसे कहा जाता है जब फीटस अभी यहाँ पे देखे ना दो चीजें आपने याद रखनी है। ये क्या है रोटेशन ऑफ फीटस ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है ना ये इस शेप की मैं शेप करके आपको दिखाता हूँ आपने समझना है। ये वाली होती है ट्रांसवर्स एक्सेशन एक्सिस ठीक है। इस तरीके से फीटस रोटेट करता है इसको ट्रांसवर्स कहा जाता है। दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिशनल। लॉन्गिट्यूडिशनल फिर इसको कहा जाता है सीधी जो होती है मतलब इस शेप में फीटस रोटेट करता रहेगा इस तरीके से। मतलब इसमें जब फीटस रोटेट करेगा इसको कहा जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये किस में देखा जाता है वर्जन में देखा जाता है ठीक है ये आपने याद रखना है। ये वर्जन की डेफिनेशन है वर्जन की कि रोटेशन ऑफ फीटस ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस ये आपने ट्रांसवर्स एक्सिस याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रोटेशन ऑफ फीटस ऑन लॉन्गिट्यूडिशनल एक्सिस तो फिर आपका रोटेशन होगा ठीक है बी ऑप्शन जो है ये कब होगा जब लॉन्गिट्यूडिशनल एक्सिस में पूछेगा। ये आपने दोनों एमसीक्यूज याद रखने ट्रांसफर एक्सिस का और लॉन्गिट्यूडिशनल एक्सिस का। फिर कौन सा क्वेश्चन है ये मैंने उस दिन कल हमने जब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी डिस्कस की थी उस टाइम आपको बताया था एमसीक्यूज क्या है कि ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ सीमन व्हिच टाइप ऑफ मार्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज अकर्स। प्राइमरी होती है सेकेंडरी होती है नेक्स्ट पेज पे क्या है टर्शियरी होती है ठीक है। तो आपने याद रखना है मिस हैंडलिंग ये मैंने बताई थी अगर कॉमनेस्ट काज पूछे आपसे नहीं नहीं प्राइमरी नहीं होती है
प्राइमरी कॉमनेस्ट होती है जब स्पर्मेटोजिनोसिस के दौरान होती है। ये मैंने आपको बताया था टर्शरी में, कल वाली क्लास में आपको बताया था कि टर्शरी में आपने तीन चार वर्ड आपको बताए थे। जब हैंडलिंग का वर्ड दे, इम्प्रॉपर हैंडलिंग, ठीक है, या इम्प्रॉपर स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ सीमन, ठीक है। तो इसमें जो एबनॉर्मलिटी देखी जाती है वो टर्शरी देखी जाती है, ये आपने याद रखना है। अगर पूछे कि कॉमनेस्ट कौन सी होती है या वेरी सीरियस एबनॉर्मलिटी कौन सी होती है, फिर प्राइमरी होगी, क्योंकि प्राइमरी शुरू में होती है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजिनोसिस, तो ये वेरी सीरियस होती है। बट मिस हैंडलिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान अगर कोई जो है ना एबनॉर्मलिटी आ गई, तो ये टर्शरी एबनॉर्मलिटी तस्लीम की जाती है सीमन की, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये कल मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बताया था 723 पे, कल वाली क्लास में, जब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्चरी के दोनों के बताए थे, तीनों के। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है 47 वाला के 70-80 में। लुजेरो स्प्लेन्ज़ेनी ने सबसे पहले एआई किस पे की थी? बिच पे की थी, ठीक है। मेयर नहीं करना है आपने, फिर दोबारा बता, वेरी गुड, हाँ। मेयर नहीं करना है, क्योंकि वेट स्केन ऊपर वाले क्वेश्चन जो था ना, ये उसमें हमने किया था अक्वाइन वेट स्केन ने किया था, क्वाइन पे नहीं की थी। उसने सबसे पहले किस पे की थी? केनाइन पे की थी, केनाइन में बिच पे की थी, ठीक है। ये आपने जरूर याद रखना है। लुजेरो स्पेलेंजी से और क्या बताया था? ये इटालियन साइंटिस्ट थे। 70-80 में इसने एआई फर्स्ट परफॉर्म की थी। अच्छा, इम्पोर्टेंशिया कोंडी काज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? किसमें? फिमोसिस में, पैराफिमोसिस, फेलोकेम्पोसिस, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, इम्पोर्टेंशिया कोंडी किसे कहा जाता है? व्हेन मेल एनिमल इनएबिलिटी, जो है ना, इनकैपेसिटी टू परफॉर्म मेटिंग या कोपुलेशन वगैरह, तो उसको कहा जाता है इम्पोर्टेंशिया। तो ये किस में देखा जाता है? फिमोसिस कंडीशन, पैराफिमोसिस, ये सर्जरी के थ्योरी में भी हमने पढ़े थे। तो ये वेरी गुड, आल आल में देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जब मेल एनिमल जो है ना के नॉट सक्सेसफुली परफॉर्म ब्रीडिंग, तो उससे कहा जाता है इम्पोर्टेंशिया। तो फिमोसिस में भी यही होता है, जो प्रोट्रूशन हो जाती है पीनिस की। पैराफिमोसिस में क्या हो जाता है? वो रिट्रैक्ट बैक नहीं कर पाता है। और फेला केम्पोसिस में क्या होता है? कर्वेचर हो जाती है, एबनॉर्मल कर्वेचर या डेविएशन ऑफ पीनिस, इसको फेला केम्पोसिस कहा जाता है। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होता है, जो है ना, मेल परफॉर्म नहीं कर पाता है ब्रीडिंग, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पेपर के हवाले से। उसके बाद मेन पीस इज स्ट्रांगली क्वाइल्ड ओवर द मिड ऑफ पीस इन विच स्पर्म डिफेक्ट, किस स्पर्म डिफेक्ट में जो मेन पीस है वो क्वाइल्ड हो जाता है मिड पीस के ऊपर, तो इसको डाइडम इफेक्ट कहा जाता है, डेक डिफेक्ट कहा जाता है, नोब डिफेक्ट कहा जाता है, या क्रॉक स्क्रू डिफेक्ट डिफेक्ट कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, ये होता है डेक डिफेक्ट, जिसमें मेन पीस जो होता है या जिसको टेल कहा जाता है वो स्ट्रांगली क्वाइल्ड हो जाता है, ठीक है। क्वाइल्ड हो जाता है अराउंड द मिड पीस ऑफ स्पर्म, तो इसको डेक इफेक्ट या डेक डिफेक्ट कहा जाता है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एबनॉर्मल जो वोक्यूल्स होते हैं हेड के, उसमें अगर कोई डेविएशन आ जाए तो उसको डाइडम डिफेक्ट कहा जाता है, ये भी स्पर्म से रिलेटेड है। हेड में जब कोई डेविएशन आ जाए, और टेल में जब टेल रीजन क्वाइल्ड हो जाती है, उसको डेक कहा जाता है, जिसको मेन पीस भी कहा जाता है। सही है, तो ये भी आपने याद रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बता देता हूँ। 20 बुल्स हाउ मेनी एवीज रिक्वायर्ड? 20 जो बुल्स होंगे उनके लिए आर्टिफिशियल वजन कितनी रिक्वायर्ड होगी? 30 रिक्वायर्ड होगी। ये एक जो है ना फार्मूले के तौर पे रिकमेंडेड की जाती है, मतलब 1.5 एवी पर बुल यूज की जाती है। तो 20 बुल्स के लिए 30 एवीज को यूज किया जाता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिग्मोइड फ्लेक्सर इज एब्सेंट इन, किसमें होता है सिग्मोइड फ्लेक्सर एब्सेंट? हॉर्स में, बुल में, बोर में, इन सब में होता है, बट हार्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। हार्स या स्टालियन आपको अगर दे दे, वेरी गुड, स्टालियन का वर्ड दे दे या हार्स दे दे, तो इनमें सिग्मोइड फ्लेक्सर जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि मस्क्यूलो क्लेवरनेस का जो है ना वहां पे पीनिस होता है, वो जो है एस शेप कर्व नहीं बनाता। बाकी बुल रेम या और बोर वगैरह में मौजूद होता है। और होता है काउपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहा जाता है, ये किस में एब्सेंट होता है? ये वेरी गुड, डॉग में एब्सेंट होता है, ठीक है। ये भी छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। ये किस में एब्सेंट होता है? डॉग में एब्सेंट होता है।
तो ये आपने याद रखना है। फिर आपने आज जाना है बफेलो एंड कैमल कौन आर डैश डैश शॉर्ट डे ब्रीडर्स हैं, लॉन्ग डे ब्रीडर्स हैं, नॉट अफेक्टेड बाय लाइट पैटर्न, नन ऑफ दिस। तो ये भी क्वेश्चन बताया था आपको, बफेलो एंड कैमल किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं शॉर्ट डे ब्रीडर्स में आते हैं, ठीक है। मतलब ये कब सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, जब दिन जो है वो छोटे होते हैं, रातें जो है जो लॉन्गर होती हैं, ठीक है, विंटर वाली कंडीशन में, तो इनको शॉर्ट डे ब्रीडर कहा जाता है, बफेलो एंड कैमल। और उसके बाद जो है ना लॉन्ग डे ब्रीडर भी आपको कल बताया था शायद, जिसमें मेयर वगैरह आती है, मेयर लॉन्ग डे ब्रीडर में आती है, जब दिन वगैरह बड़े होते हैं रातें छोटी होती हैं। तो शॉर्ट डे ब्रीडर है कैमल एंड बफेलो। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, बाकी ऐसा जितने इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी है, सच कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। टीवीटी इन डॉग इज ट्रांसमिटेड बाय मेटिंग लिकिंग जेनिटिला बोथ ऑफ दिस। तो टीवीटी क्या होता है, ये ट्रांसमिटेबल वेनरल ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, ये कंटेजियस राइन राउंड सेल ट्यूमर्स होते हैं। तो ये ड्यूरिंग मेटिंग या लिकिंग लिकिंग ऑफ जेनिटिलिया दोनों की वजह से ट्रांसमिटेबल होते हैं। ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास पेपर के हवाले से। तो ये वेट स्कैन के जो हमने यहाँ से इम्पोर्टेंट क्रक्स करके निकाले थे एमसीक्यूज, वो है ओवरऑल। तो यहाँ पे 770 क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 300 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वो आज हमारे खत्म होते हैं, ठीक है। मंडे से हम सर्जरी के एमसीक्यूज शुरू करेंगे, ये इसी बुक से। और यहाँ पे हमने ना एक मैंने आपको बताया था वहां से क्वेश्चन बैंक के वेटनरी ग्रेजुएट्स की, ये एक इंडियन है, यहाँ से भी एक कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। यहाँ पे जो गायनी के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये इसके साथ हमारे ये वाले भी हो जाए, वरना इसके लिए अलग से करने पड़ेंगे। तो इसमें थोड़े एमसीक्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर के हवाले से, उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ यूट्रस इज अ स्मॉल यूट्राइन बॉडी एंड टू लॉन्ग आर्म्स इट्स कॉल्ड, उसको क्या कहा जाएगा, बाय कोरोनेट यूट्रस कहेगा, ड्यूप्लेक्स यूट्रस, बायपार्टाइट यूट्रस, या सिंप्लेक्स यूट्रस कहा जाएगा। तो ये डेफिनेशन आपने वेरी गुड याद रखनी है। ये किसकी डेफिनेशन है, बाय कोरोनेट यूट्रस की डेफिनेशन होती है। इसमें क्या होता है, यूट्राइन बॉडी स्मॉल होती है, और जो यूट्राइन हॉर्न्स होते हैं दो, वो लॉन्ग होते हैं, ये आपने देखना है। और इसके अपोजिट ही होता है बायपार्टाइट यूट्रस। बायपार्टाइट यूट्रस में आपने क्या क्या चीज याद रखनी है, कि इसमें जो है ना यूट्राइन बॉडी जो है वो जो है ना लॉन्ग होती है, ठीक है, और जो हॉर्न्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं। ये होता है बायपार्टाइट यूट्रस। सही है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कोरोनेट यूट्रस में बॉडी स्मॉल होती है, हॉर्न्स लॉन्ग होते हैं, और बायपार्टाइट में बॉडी लॉन्ग होती है और हॉर्न्स स्मॉल होते हैं। और बायकोन यहाँ पे ना कुछ डिफरेंट किताबों ने डिफरेंट लिखा है। अभी जैसे मेयर को काफी, जैसे एनिमल रिफ्रेशर ने शायद मेयर को बायपार्टाइट यूट्रस में डाला हुआ है, बाकी कुछ किताबों ने बायकोरोनेट में डाला हुआ है। तो ये इसमें कुछ वेरिएशंस हैं एनिमल्स की। बाकी बायकोरोनेट में तकरीबन काऊ, बफेलो, ईव, गोट, ये सारे बायकोरोनेट यूट्रस के आते हैं, ठीक है। ड्यूप्लेक्स में ये रेबिट वगैरह आता है। बायपार्टाइट में मेयर ही आप याद रख लें, बाकी मेयर को भी काफी किताबों ने बायकोरोनेट में भी जो है ना डाला हुआ है। बस आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है, पेपर में ये दे सकता है कि यूट्राइन बॉडी स्मॉल हो, हॉर्न्स लॉन्ग हो, किसे कहा जाएगा, बायकोरोनेट को कहा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 402 पे क्या है कि विच ग्लैंड एंड इट्स हार्मोनल सीक्रेशन कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी इन सीजनल ब्रीडिंग स्पेशीज। तो सीजनल ब्रीडिंग स्पेशीज होती है, उसमें कौन सा हार्मोन वगैरह एक्टिविटी जो है ना कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, गोनाडोट्रोपिन, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एलएच, एडिनो हाइपोफाइसिस, एफएसएच, पाइनल ग्लैंड, मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक हो गया। तो आपने याद रखना है ये सीजनल ब्रीडिंग वाले एनिमल्स होते हैं, जिसमें ये लॉन्ग डेक ब्रीडर और शॉर्ट ब्रीडर हो गए। तो इनमें जो ब्रीडिंग होती है ये करता है पाइनल ग्लैंड, या जिसको मेलाटोनिन कहा जाता है, ठीक है। मेलाटोनिन किसे कहा जाए, ये पाइनल ग्लैंड सीक्रेट करता है ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। अगर नाइट्स लॉन्ग लॉन्ग होंगी, बड़ी होंगी, तो मेलाटोनिन ज्यादा सीक्रेट होगा, ये आपने याद रखना है। अगर नाइट ज्यादा होगी, लॉन्ग होगी, तो मेलाटोनिन की सिक्रेशन ज्यादा होगी। अगर नाइट्स जो है शॉर्ट होंगी, तो मेलाटोनिन की सिक्रेशन कम होगी।
तो जैसे मेलाटोनिन ज्यादा होता है तो वो हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस पे, वहां से फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है। इसकी हायरार्की बता रहा हूँ। गोनाडोट्रोपिन सिक्रेशन होती है तो फिर एफएसएच और गोनाडोट्रोपिन से बनते हैं ना एफएसएच और एलएच, ठीक हो क्या, एफएसएच और एलएच, तो उसके बाद रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ठीक है। क्या होती है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, या जिसको ब्रीडिंग कहा जाता है, ये होती है। तो ये सीजनल ब्रीडिंग में देखा जाता है। तो जो शॉर्ट डे ब्रीडर्स होते हैं, जैसे ईव हो गई, गोट हो गया, बफेलो हो गई, केमल हो गया, ये बताया था ना वो लास्ट में। तो इसमें क्या होता है, मेलाटोनिन की सिक्रेशन ज्यादा होती है, क्योंकि शॉर्ट डे ब्रीडर है, दिन कम हो रहे हैं, रातें ज्यादा हो रही हैं। तो रात के टाइम में या जब नाइट्स का टाइम ज्यादा होता है तो मेलाटोनिन की सिक्रेशन ज्यादा होती है। तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी इनमें ज्यादा देखी जाती है। और जो लॉन्ग डे ब्रीडर्स हैं, जिसमें मेयर हो गया, ठीक है, तो मेयर में क्या होगा, मेलाटोनिन की सिक्रेशन, क्योंकि रातें कम होंगी, रात का टाइम कम होगा, तो इनमें दिन का टाइम ज्यादा होता है, तो मेलाटोनिन की सिक्रेशन कम होगी, मेलाटोनिन की सिक्रेशन कम होगी, तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी भी कम होगी। तो वो ब्रीडिंग, जो सीजनल ब्रीडिंग्स हैं, इनमें कौन सा हार्मोन इनको कंट्रोल करता है, पाइनल ग्लैंड करता है, या जिसको मेलाटोनिन कहा जाए। इससे रिलेटेड ना 2018 में क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे इससे रिलेटेड ही है। वो समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, समझ आ जाए चीज। यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, ये इसके साथ रिलेटेड है। ये एसपीएससी में आया था कि क्या है कि देर इज अ रिलेशन ऑफ मेलाटोनियन विद प्रोडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, होती है, इसकी रिलेशनशिप है इसके साथ, प्रोडक्शन के साथ। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, क्या करेक्ट है कि डिक्रीज मेलाटोनियन रिजल्ट इन इंक्रीज गोनाडोट्रोपिन फॉर शॉर्ट ब्रीडर्स, इंक्रीज मेलाटोनियन रिजल्ट इन डिक्रीज गोनाडोट्रोपिन फॉर शॉर्ट ब्रीडर्स, इंक्रीज मेलाटोनियन रिजल्ट डिक्रीज गोनाडोट्रोपिन फॉर लॉन्ग डे ब्रीडर्स। परेशान नहीं होना, इनको सिंपल करके समझा दूं, ऑप्शन पढ़ ले। डिक्रीज अगर मेलाटोनिन होगा तो डिक्रीज होगी गोनाडोट्रोपिन की प्रोडक्शन फॉर लॉन्ग डे ब्रीडर्स। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है कि इंक्रीज मेलाटोनियंस में क्या होगा, कि गोनाडोट्रोपिन की प्रोडक्शन कम होगी, किस में, लॉन्ग डे ब्रीडर्स में। यह आपने याद रखना है। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से ये होता है। वेरी गुड राफिक। इंक्रीज जब मेलाटोनिन जो होते हैं, मेलाटोनिन की हार्मोन की तादाद ज्यादा होगी, तो गोनाडोट्रोपिन वहां पे बताया था ना, डिक्रीज होगा किसमें, लॉन्ग डे ब्रीडर्स में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जो शॉर्ट डे ब्रीडर्स होते हैं, जिसमें ईव वगैरह होते हैं, ठीक हो गया, तो उसमें मेलाटोनिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, गोनाडोट्रोपिन की प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, गोनाडोट्रोपिन की प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, उसके बाद एफएसएच एलएच, फिर ब्रीडिंग एक्टिविटी ज्यादा होती है। ए ऑप्शन में क्या है, मेलाटोनिन डिक्रीज हो रहा है, गोनाडोट्रोपिन तो इंक्रीज हो रहा है, बट मेलाटोनिन डिक्रीज हो रहा है शॉर्ट ब्रीडर में नहीं, ठीक है। शॉर्ट ब्रीडर में क्या होता है कि मेलाटोनिन इंक्रीज होता है तो गोनाडोट्रोपिन भी इंक्रीज होता है। तो ये ऑप्शन गलत होगा, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, इंक्रीज मेलाटोनिन डिक्रीज गोनाडोट्रोपिन फॉर शॉर्ट ब्रीड, ये भी गलत है, क्योंकि शॉर्ट ब्रीडर में क्या होता है, मेलाटोनिन इंक्रीज होता है तो गोनाडोट्रोपिन भी इंक्रीज होता है, यहाँ पे इसने डिक्रीज दिया है, ये गलत है। बट ये ऑप्शन परफेक्ट है कि मेलाटोनिन इंक्रीज होगा इन डिक्रीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन फॉर लॉन्ग डे ब्रीडर्स। लॉन्ग डे ब्रीडर्स जो होते हैं तो उनमें दिन बड़े होते हैं, नाइट्स जो होते हैं वो कम होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मेलाटोनिन जितना ज्यादा होगा तो गोनाडोट्रोपिन की प्रोडक्शन कम होगी, कम होगी तो उसकी वजह से एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन भी कम होगी, जिससे रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी डिक्रीज होती है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, जो मेयर वगैरह में देखा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही था। तो आपने याद रखना है कौन सा हार्मोन इसको कंट्रोल करता है सीजनल ब्रीडिंग में, पाइनल ग्लैंड या मेलाटोनिन हार्मोन जिसको कहा जाता है। क्लियर है, शाबाश। ये वाला पास्ट पेपर वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। बताएं तो आगे बढ़े, समझ नहीं आया तो बताएं, रिपीट करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं कि द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इन मेल में, ओव्यूलेशन का टाइम कौन सा होता है, 24 to 48 आवर्स बिफोर द एंड ऑफ ईस्ट्रस, 24 to 48 आवर्स आफ्टर द एंड ऑफ ईस्ट्रस, 6 to 12 आवर्स बिफोर द एंड ऑफ ईस्ट्रस, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि
4 to 48 आवर्स बिफोर एंड ऑफ ईस्ट्रस, ये ओव्यूलेशन का टाइम होता है मेयर में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ठीक हो गया। मेयर जो है वो ओव्यूलेट होती है नियर द एंड ऑफ ईस्ट्रस, ये टाइम होता है रिक्वायर्ड, अपने टाइम याद रखना है 24 से 48 आवर्स तक। ठीक है, यह एग्जैक्ट एमसीक्यू से पेपर में भी आ सकता है। द कोकिंग ऑफ टेल इज बेवियर साइन इन विच इन प्रेगनेंसी, ये भी एनिमल रिफ्रेशर में भी बताया था आपको कि कोकिंग ऑफ टेल किस में देखा जाता है। वेरी गुड। डी ऑप्शन, ये केमिल में देखा जाता है कोकिंग ऑफ टेल। ये एक प्रेगनेंसी की साइन होती है जिसमें वो टेल को अपलिफ्ट करता है, रेज करता है, लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ। तो ये करेक्टरिस्टिक साइन होती है प्रेग्नेंट केमिल्स में, शी केमिल में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंडोमेट्रियल कप्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, एंडोमेट्रियम मेटरनल ओरिजिन से बनेंगे, मेटरनल करनकल से, कोरोनिक ग्रेडल फीटल प्लेसेंटल ओरिजिन से, या ओवरी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियम कब से, ये आपने याद रखना है। ये मेयर में देखा जाता है, कहाँ से ये फॉर्म्ड होते हैं, क्रोनिक ग्रेडल या फीटल पोर्साई से, या प्लेसेंटल ओरिजिन जिसको कहा जाता है। हाँ, ये भी आया क्वेश्चन पास्ट में, ये आपने याद रखना है। मेयर में क्रोनिक ग्रिडल जो होती है, तो वो एंडोमेट्रियम सेल्स को इन्वेड करती है 36 to 38 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एंडोमेट्रियल कप्स कहा जाता है। अब ये एंडोमेट्रियल कप्स क्या होते हैं, या क्वाइन गोनाडोट्रोपिन, क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, या जिसको हमने पीएमएसजी आपको वेट स्कैन में पढ़ाया था ना, प्रेग्नेंट मेयर मेयर सीरियम हार्मोन। तो ये क्या करते हैं, ये जो है ना प्रोजेस्टेरॉन की सीक्रेशन को इनहेंस करवाते हैं ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके। ठीक है, ये आपने याद है, ये मेयर में देखे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये सिंपल ही आता है कि एंडोमेट्रियम जो है ना कहाँ से बनते हैं। फीटल वाला वर्ड आपने याद रखना है, फीटल ओरिजिन से बनते हैं, जहाँ जिसको कोरियोनिक ग्रेडिल कहा जाता है। एक होती है मेटरनल ओरिजिन, दूसरी होती है फीटल ओरिजिन। तो ये फीटल ओरिजिन से बनते हैं, ये आपने याद रखें। उसके बाद क्वेश्चन 408, ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, पास्ट में आ चुका है। द अनफर्टाइल्ड ओव्यूम रिमेन्स फॉर मंथ इन ओविडक्ट ऑफ, अनफर्टाइल ओव्यूम जो होते हैं वो किसकी ओविडक्ट में काफी मंथ तक रहते हैं। मेयर में, ईव में, सो में, या बिच में, तो आपने याद रखना है नो नो, बिच में नहीं रहते, मेयर में रहते हैं। ठीक है, मेयर जो है, मेयर में जो ओव्यूम होते हैं वो काफी मंथ तक, अनफर्टाइल्स जो होते हैं वो रहते हैं, काफी वीक्स तक भी रहते हैं। तो लॉन्गर पीरियड तक उनकी जो ओविडक्ट होती है वो उनको कैप्चर करके रखती है। ये स्पेशल फीचर होता है क्वाइन में या मेयर के केस में। ठीक है, तो वहां पे एक स्पेशल जंक्शन होती है, यूट्रो ट्यूबुलर जंक्शन। ये डिटेल है बट आपको इतना नहीं पता हो, बस जस्ट ये एमसीक्यूज आपको बताओ। यूट्रो ट्यूबुलर जंक्शन होती है, वहां पे अगर फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, वो प्रोड्यूस करता है सिग्नल वगैरह को। जो अगर अनफर्टा फर्टिलाइज्ड ओव्यूम होते हैं, वो सिग्नल्स वगैरह नहीं देते, तो वो वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, वो डिजेनरेट करते हैं ओविडक्ट पे। तो वो रिमेन्स जो है ना एक्टिव, फर्टाइल्ड ओव्यूम जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं फॉर मंथ, काफी मंथ तक, दिनों तक ओविडक्ट में। तो ये किस में देखा जाता है, जनरली मेयर में देखा जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बिच बिच वगैरह में नहीं देखा जाता। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी देख लें, पास पेपर में निकाल सकता है पेपर में, कि विच आर द फॉलोइंग प्रोबेबल रीजन फॉर समर एंड स्ट्रेस इन बफेलो। बफेलो में जो समर एंड स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, हाइपर प्रोलेक्टेनिमिया, हाई एपिन हार्मोन हो गया, हाइपो प्रोलेक्टेनिमिया, या हाई ईस्ट्रोजन की वजह से। तो आपने याद रखना है, हाइपर प्रोलेक्टेनिमिया जो होता है इसकी वजह से बफेलो में एन स्ट्रेस कंडीशन डेवलप होती है समर के टाइम में। ठीक है, तो समर की जो सीजन होती है ना, वहीं पे बफेलो एन स्ट्रेस कंडीशन में आता है, मतलब साइन वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है, या डे टाइम के पीरियड ज्यादा होते हैं, या हीट स्ट्रेस भी आप इसको समझ ले। हाइपर प्रोलेक्टेनिमिया किसे कहा जाता है, जब प्रोलेक्टिन की लेवल, हाइपर का मतलब इंक्रीज होता है ना, प्रोलेक्टेनिमिया कहा जाता है प्रोलेक्टिन को। ठीक है, प्रोलैक्टिन की लेवल जब ज्यादा होती है तो इस कंडीशन में एन स्ट्रेस में जाता है बफेलो। जब प्रोलैक्टिन की जो है ना, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो ये आपने याद रखना है, प्रोलैक्टिन की ज्यादा होगी तो गोनाडोट्रोपिन जो होते हैं ना, वो डिक्रीज हो जाते हैं। गोनाडोट्रोपिन क्या करते हैं, डिक्रीज होते हैं।
तो वही बात सेम आ गई, गोनाडोट्रोपिन डिक्रीज होंगे तो एफएसएच और एलएच भी डिक्रीज हो जाएंगे। एफएसएच और एलएच डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, फोलिकल्स की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो एनिमल किस में जाएगा, एन स्ट्रेस कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। यहाँ इसको ऑप्शन में दे भी सकता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये वाला वर्ड ना दे तो आपको पता हो कि बफेलो में जो समर इन स्ट्रेस कंडीशन बनती है वो हाई प्रोलैक्टिन की वजह से बनती है। ठीक है, या जिसको हाइपर प्रोलैक्टेनीमिया भी कहा जाता है, ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एनिमल इज एसाइक्लिक या एनिस्ट्रस कंडीशन में जाएगा। किस कंडीशन में, डिले ओव्यूलेशन में, एंडोमेट्राइटिस में, साइलेंट हीट में, या ल्यूटल सिस्ट में। तो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है बट ये थोड़ा कंसेप्ट है। ल्यूटल सिस्ट जो बनती है, वेरी गुड, डी ऑप्शन। ल्यूटल सिस्ट जो बनती है ओवरी पे, तो वहां पे क्या होता है, पहले प्रोजेस्टेरॉन की लेवल हाई होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जब हाई होती है तो वो क्या करती है, गोनाडोट्रोपिन को सप्रेस करेगी, फिर एफएसएच एलएच रिलीज नहीं होंगे, स्ट्रेस ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो जाएगा। तो एनिमल फिर क्या हो जाएगा, ए साइक्लिक कंडीशन में चला जाएगा या एन स्ट्रेस कंडीशन में चला जाएगा। फिर ये प्रो स्ट्रेस वाला फेस नहीं आएगा। तो इसमें जो ल्यूटल सिस्ट लास्ट में बनती है, एक फॉलिकुलर सिस्ट बनती है शुरू में, लास्ट में डाई स्ट्रेस वाला जो फेस होता है उसमें ल्यूटल सिस्ट बनती है। तो उसमें एनिमल एसाइक्लिक या एन स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, बाकी एंडोमेट्राइटिस या डिले ओव्यूलेशन या साइलेंट हीट, ये इससे रिलेटेड नहीं। अच्छा, which hormone analysis is specifically advisable to predict the ovulation in bitch at the time of estrus। बिच में ड्यूरिंग ईस्ट्रस टाइम ओव्यूलेशन को प्रोडिक्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन, गोनाडोट्रोपिन, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये बिच में भी यूनिक केस होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो राइज होता है बिफोर ओव्यूलेशन। ठीक है, अनलाइक द मोस्ट स्पेशीज। तो इसकी मदद से जो है ना प्रैक्टिकल या रिलायबल मेथड होता है जिससे एलएच वगैरह को ओव्यूलेशन टाइम या ब्रीडिंग के टाइम को जो है ना प्रेडिक्ट किया जाता है बिच में। तो ये भी डायरेक्ट अगर क्वेश्चन निकाल ले तो आपको पेपर में काम आ सकता है, बाकी ये सच कोई इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते। कि द ओव्यूलेशन ऑफ प्राइमरी oocytes 419 में, द ओव्यूलेशन ऑफ प्राइमरी oocytes अकर्स इन, किस में होते हैं, बिच में, काऊ में, सो में, डोए में होते हैं। तो सारे एनिमल्स में सेकेंडरी oocytes के बाद ओव्यूलेशन होती है, बट एक केस है बिच में। बिच में जो ओव्यूलेशन होती है वो प्राइमरी oocytes के दौरान होती है। प्राइमरी oocytes कितने किसे कहते हैं, इमेच्योर एग्स होते हैं ये। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इमेच्योर एग्स जो होते हैं उसको कहा जाता है प्राइमरी oocyte। मतलब पहले जो ओगोनिया बनते हैं, मतलब बिफोर बर्थ ओवरी में ओगोनिया मौजूद होते हैं, वो डिवाइड होते हैं प्राइमरी oocytes में। ठीक है, प्राइमरी oocytes के बाद फिर जो है ना वहाँ पे डिवीजन होती है, माइटोसिस मियोसिस होती है। फिर सेकेंडरी oocytes बनते हैं, उसके बाद सेकेंडरी oocytes के बाद फर्टिलाइजेशन होती है। ये इस तरीके से एक हायरार्की जाती है। तो प्राइमरी oocytes के दौरान जो है ना ओव्यूलेशन जो होता है ये सिर्फ बिच में देखा जाता है, ये आपने याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी काऊ वगैरह में सब में ये सेकेंडरी oocytes के बाद ओव्यूलेशन होती है। जब प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बन जाएंगे उसके बाद ओव्यूलेशन होती है। बट बिच में जो है ना प्राइमरी oocytes के दौरान जो है ना ओव्यूलेशन होती है, ये आपने याद रखना है। तो ये यूनिक फीचर है किसका, बिच का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक एमसीक्यू से पेपर के हवाले से। तो इसके बाद मतलब पहले ओव्यूलेशन हो जाएगी, उसके बाद ये सेकेंडरी फेस में जाएगा बिच में, जहाँ पे जाके जो है ना इसकी डिवीजन होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर जाके ब्रीडिंग होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकता है। ओव्यूलेशन प्राइमरी oocytes, तो आपने याद रखना है बीच में ये होता है। उसके बाद क्वेश्चन, ये वही सिग्माइड फ्लेक्सर इज एब्सेंट इन, ये सेम क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये स्टालियन में एब्सेंट होता है, बाकी बोर में भी होता है, रेम में भी होता है, ऑल ऑफ दीज नहीं करना है। अच्छा, द लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्म एबनॉर्मलिटीज आर इंडिकेटिव ऑफ, किस चीज का इंडिकेटिव होते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्म एबनॉर्मलिटीज, ये भी हमने प्राइमरी स्पर्म एबनॉर्मलिटीज पढ़ा था। एक्टोपिक टेस्टिस, टेस्टिकुलर न्यूप्लाज्मा, टेस्टिकुलर डिजेनरेशन, फाइब्रोसिस। तो आपने याद रखना है इस कंडीशन को कहा जाता है टेस्टिकुलर डिजेनरेशन। जो प्राइमरी स्पर्म एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं ड्यूरिंग किसमें, स्पर्मेटोजिनोसिस की फॉर्मेशन में,
तो वहां पे क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से इस कंडीशन को कहा जाता है टेस्टिक्यूलर डीजनरेशन। और ये किसकी वजह से होता है, प्राइमरी स्पर्म एबनॉर्मलिटीज की वजह से होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यह हीट स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, एज की वजह से भी हो सकती है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कोई ट्रामा हो गया उसकी वजह से भी हो सकती है। बाकी टर्शरी आपको बताई थी, वहां पे एमसीक्यूज भी वेट स्कैन में किया था। हैंडलिंग का जब भी वर्ड देते, हैंडलिंग ऑफ सीमन के दौरान स्टोरेज अगर सही नहीं हो सकी, उसकी वजह से अगर एबनॉर्मलिटी पूछी जाए तो वो टर्शरी होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। द टर्म यूज्ड फॉर हाई परसेंटेज ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म्स जब हो जाएंगे तो उसको क्या कहा जाता है, टेराटोजू स्पर्मिया, एसिम्प्टोजू स्पर्मिया, ए स्पर्मिया, नेक्रोजो स्पर्मिया। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबनॉर्मल की जब भी बात आए, टेराटो वर्ड का मतलब ही होता है एबनॉर्मल। ठीक है, जब टेराटोजू स्पर्मिया किसे कहा जाता है, व्हेन हाई परसेंटेज ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म अकर, या एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ। बस एबनॉर्मल का वर्ड आ जाए, आपने टेराटो वाला वर्ड याद रखना है। जो है ना, ठीक हो गया। और ए का मतलब आपको बताए नॉट होता है, ए स्पर्मिया का मतलब होता है, मतलब वहां पे स्पर्म्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, सीमन में एजेकुलेशन नहीं होती है। और एसिम्प्टोजू स्पर्मिया किसे कहा जाता है, जो उसकी क्या कहते हैं, मूवमेंट होती है स्पर्म की, वो रिड्यूस हो जाती है। मोटाइलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है जब मूवमेंट या मोटाइलिटी का वर्ड दे दे, तो एसिम्प्टोजूस्पर्मिया कहा जाएगा। नेक्रो का वर्ड होता है डेड। नेक्रो, नेक्रोसिस पढ़ा है ना। नेक्रो का मतलब क्या था, डेड। जब हाई परसेंटेज ऑफ डेड स्पर्मेटोजोआ मौजूद हो, डेड का वर्ड दे दे, तो फिर आपका ऑप्शन होगा नेक्रोजू स्पर्मिया। यहाँ पे एबनॉर्मल की बात है तो टेराटोजू स्पर्मिया ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी देख ले। द फ्लेमंस रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बुल में, स्टालियन में, बोर में, रे में। अच्छा, फ्लेमंस रिएक्शंस कौन से होते हैं, ये बिहेवियरल साइंस होती है मेल एनिमल में, स्पेशली बोर के केस में। जो पिग का मेल होता है उसमें देखे जाते हैं, ओ सॉरी नहीं देखे जाते हैं इसमें। ये क्या होते हैं इसमें, मतलब एनिमल क्या करता है, मेल वो हेड को रेज करता है, या वो क्या कहते हैं वर्मिरो नेजल, या जिसको जैक्स बोन ऑर्गन बताया था ना एनिमल रिफ्रेशर में, जिससे वो सेंसेशन करता है, या रिप्रोडक्टिव स्टेटस ऑफ फीमेल को फील करता है या डिटेक्ट करता है। तो ये इसको फ्लेमन्स रिएक्शंस कहा जाता है, ये सब में देखा जाता है। बट बोर जो पिग का मेल होता है इसमें नहीं देखा जाता। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लेमन्स रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, किस में नहीं देखे जाते, बोर में नहीं देखे जाते, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग स्ट्रेस ये मेल में बिहेवियर बनता है जिसको फ्लेमेंस रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, ये वाला भी देख लें कि विच एंड ऑफ स्ट्रा इज कट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन की जब प्रिपरेशन की जाती है तो कट कहाँ से दिया जाता है, स्ट्रा को लेबोरेटरी एंड से, एट मिडिल फैक्ट्री एंड से, नन ऑफ दिस। ये भी पेपर में दे सकता है एमसीक्यूज में, वेरी गुड, ए ऑप्शन होगा। स्ट्रा के दो एंड्स होते हैं, एक होती है फैक्ट्री एंड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है, ठीक है, वहां पे प्रिंटेड आइडेंटिफिकेशन होती है, फैक्ट्री एंड जिसको कहा जाता है। दूसरी होती है लेबॉर्टरी एंड। तो ये कॉटन वगैरह या जिसमें पाउडर वगैरह प्लज्ड होते, तो यहाँ पे कट दिया जाता है या इसको कट किया जाता है स्ट्रा को, और अटैच किया जाता है ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ एआई गन। तो ये भी आपको अगर क्वेश्चन दे दे कि स्ट्रा को कौन सी एंड से कट दिया जाता है, तो लेबॉर्टरी एंड से कट दिया जाता है, ये आपने याद है। तो ये एक्स्ट्रा वगैरह में जिसने की होगी उन्हें पता होगा, लोडिंग के दौरान, गन लोडिंग के दौरान की जाती है। अच्छा, 441 पे क्या है, अच्छा लेस देन 1 मिनट है, आपने ज्वाइन करना है। बाकी हैं तो क्वेश्चन 4 5, बट हमें दूसरी क्लास करनी पड़ेगी तब जाए खत्म होंगे। अगर आप खुद करना चाहें तो फिर कर सकते हैं। सिग्माइड फ्लेक्चर प्री स्क्रोटल किस में होता है, ये बोर में होता है प्री स्क्रोटल। बाकियों में पोस्ट स्टालियन में तो एब्सेंट होता है, इसमें तो एब्सेंट है, पढ़ चुके हैं। बाकी जो बुल वगैरह होता है उसमें जो है ना, क्या कहते हैं, पोस्ट स्क्रोटल होता है। तो बोर में जो है ना प्री स्क्रोटल होता है, ये एनिमल रिफ्रेशर में भी मैंने बताया था। तो यहाँ तक करते हैं क्लास, आपने फिर दोबारा ज्वाइन करना है ताकि इसको हम आगे कंटिन्यू कर सके।